सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मैं फिर से कामना करूंगी कि आप लोग जहां कहीं भी हो, कुशल हो, मंगल हो। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक ऐसे खास शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो हमेशा गांव के क्षेत्र के जो दबे कुचे लोग होते हैं उनकी आवाज बन के आते हैं, जो हिंदुत्व के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से मैं आज आपको मिलवाऊंगी जिनका नाम है परो प्रकाश सिंह उर्फ गोलू बाबू। मैं इनके बारे में बता दूं, बहुत ही एक जुझारू ये सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है और साथ में बीजेपी कार्यकर्ता भी है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। कैसा अभी महसूस हो रहा है आप लोगों को, आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने जैसे क्षेत्र में ये चीज हम तक आई, हमने पता किया था कि लोग काफी आपकी लोकप्रियता है, यहाँ पे लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? लोग आखिर आप ही को क्यों हमेशा चुनना चाहते हैं? देखिए, ऐसा मतलब क्षेत्र में, समाज में मैं निरंतर कभी भी, वो रात हो या दिन हो या जाड़ा हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कभी भी और कोई भी हमारे समाज की और कोई भी व्यक्ति और मुझे एक बार फोन कर देता है या किसी से संदेशा भिजवा देता है कि गोलू बाबू आपकी आवश्यकता है और आपको यहाँ आना है, तो मैं वहाँ बिना झिझक, बिना किसी देरी के, बिना किसी जुलम के वहाँ पहुँचता हूँ। वो 12 बजे रात हो या सुबह हो या दिन दोपहरिया हो, कभी भी मैं लोगों के पास। समाज के लिए आप इतना समर्पण, जी, ये चीज कब से है आपके अंदर, इस समाज के लिए कि मुझे समाज का सेवा करना है? ये चीजें कब से आपके दिमाग में डेवलप होना शुरू हो? ऐसे तो मेरे लगभग मैं जब 8-9 में पढ़ाई कर रहा था, 8वीं-9वीं की पढ़ाई कर रहा था, तब से मेरे अंदर इस तरह की भावना है। मैं देखता था अपने घर में, मेरे बड़े पापा थे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनका मृत्यु हो चुका है। वो हमेशा मतलब जो भी लोग आते थे दरवाजे पे या ऐसे भी, वो सबका हमेशा हर टाइम मतलब उन लोगों का सहयोग करते थे। किसी भी उम्मीद, अगर कोई भी किसी भी तरह का उम्मीद लेके आता था तो बिल्कुल मतलब अपने स्वेच्छा से वो मदद करते थे। यहाँ तक मैंने देखा कि गांव में एक सड़क बहुत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था। उस सड़क को बनवाने के लिए मेरे बड़े पिताजी ने अपना जमीन बेच दिया और जमीन बेच के उस सड़क को बनवाया, क्योंकि उस सड़क में आने जाने में हमारे गांव की जनता को काफी दिक्कतें होती थी। जो पिपरा कामपुर की भगड़ा कुटी की तरफ वो रास्ता जाता था, तो उस सड़क को भरवाने के लिए मेरे बड़े पिताजी ने सड़क अपना खुद मेरे जमीन को, मतलब अपने जमीन को बेच के उस सड़क को बनवाए। यानी कि परिवार से ये चीजें हैं, आपको देख के बड़ों से सीखा है, हमेशा समाज का जी जी, अपने बाबा से, अपने बड़े पापा से, इन लोगों से देख के हमने सब सीखे हैं। अच्छा, जब आप छात्र जीवन में थे, जब तो जैसे कि हम जब स्टडी करते हैं तो सबका एक गोल होता है लाइफ का कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मुझे फौज में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे टीचिंग करना है। तो आपका क्या सपना, क्या राजनीति ही आपका सपना था या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सपना IAS अधिकारी बनने का था। मैं IAS बनना चाहता था और उसके लिए मैं तैयारी भी करना चाहता था, मगर बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, घर में आर्थिक तंगी या जैसे भी कहा जाए, मेरा वहां से थोड़ा सा उस मतलब जो मेरे दिमाग में था वहां से मेरा ध्यान भटक गया और बाद में मेरे अंदर वही जो चीजें थी, समाज सेवा, बड़े पापा से देख के जो मुझे मिला था, उस कार्य में मैं फिर पुनः लग गया और मैं छात्र राजनीति में अपना मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता था। जब मैं कुशीनगर डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, बीकॉम कर रहा था 2013 में, तो उस टाइम मैं छात्र राजनीति करना चाहता था, किंतु उस टाइम मेरे ही ग्राम पंचायत के एक भाई साहब थे, राजन पांडे जी, तो वो वहां गए तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने गांव की दैनिक दशा के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। तो उस पर मैं अपना विचार प्रकट किया तो उन्होंने कहा, गोलू बाबू आपके जैसे विचारवान व्यक्तियों की आवश्यकता गांव में है,
बिल्कुल। और आप गांव में चलिए और गांव के जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं, उनका चल के सहयोग करिए। और आप गांव में चलेंगे तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। तो मैं उनकी बातों को लगभग 10-15 दिन सुना, सोचा उनके बातों पे, बहुत विचार विमर्श किया। उसके बाद मैं कहा कि हो सकता है ईश्वर ने इनको मुझे अपना दूत बना के भेजा हो और उन्होंने कहा हो कि गोलू सिंह तुम्हारा काम वहां नहीं है, गांव में आओ और गांव के लोगों का कल्याण में जो भी है मदद करो। तो मैं फिर अपने गांव आ गया। गांव आया, बीच अपना पढ़ाई भी करता रहा और गांव में आके गांव के अपने समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना कार्य करना शुरू कर दिया। अच्छा। एक और चीज आपका देखा गया है कि आप हमेशा हिंदुत्व के लिए न्यौछावर रहते हैं, यानी कि सनातनियों की एक बहुत ही जोशीली आवाज है आपके अंदर। तो क्या आपको ये कहा क्या आप एक कट्टर सनातनी है? ये देखिए, कट्टर सनातनी का कोई मतलब नहीं है। मैं सनातनी हूँ। सनातन में कट्टरता तो है ही नहीं। भाषा में जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे आजकल काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कट्टर सनातनी नाम का एक वर्ड आता है। आपकी भाषा में उसको आप कैसे क्या परिभाषित करेंगे? कट्टर सनातनी मतलब ये अन्य समाज के लोगों के बीच में वह नजर में कट्टर मतलब कट्टरता तो कोई ये शब्द नहीं है। कट्टरता क्या शब्द है? कट्टर क्या है? आप सनातनी है। हाँ, मतलब जो अपने सनातन को महत्व देता है। जैसे मैं अपने सनातन को बहुत महत्व देता हूँ, अपने हिंदू धर्म को बहुत महत्व देता हूँ, तो अन्य समाज की नजर में वह कट्टरता है, जबकि कट्टरता कोई शब्द नहीं है। जो लोग मतलब जिहादी हैं वो लोग कट्टर होते हैं। जैसे हाल ही में हमने देखा है बहुत सारे केस आए हैं इस्लाम और सनातन को लेके, अक्सर आपस में विरोध प्रदर्शन होना, कई नए नए मामले आना, हमेशा लफ्जियात करके बहुत से मामले आते रहते हैं। तो आप सरल शब्दों में हमें ये बताइए कि इस्लाम और सनातन में फर्क क्या है? इस्लाम और सनातन में बहुत कुछ, मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगा, व्याख्या करूं तो बहुत कुछ है। मगर इस्लाम और सनातन में एक ही मैं भिन्नता आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा सनातन जो है यह कहता है धर्म की जय, अधर्म का नाश, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना, जो पूरे विश्व की मतलब कल्याण की बात करता है वह मेरा सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, हर धर्म की जय की बात करता है। ये नहीं कि अपने ही धर्म की, हर धर्म की जय की बात करता है। और मतलब समझिए प्राणियों में सद्भावना की बात करता है। तो हमारा सनातन जो है यह सबसे उत्तम धर्म है। और इस्लाम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो इस्लाम में आप देखते होंगे कि वो लोग अपने धर्म के लिए, सिर्फ इस्लाम के लिए वो किसी चीज को नहीं मानते हैं। न देश के संविधान को मानने के लिए तैयार होते हैं, न किसी अन्य धर्म को मानने के लिए तैयार। वो सबसे सर्वोपरि अपने धर्म को ही मानते हैं। जबकि हमारे सनातन में यह नहीं है। हमारे सनातन में सभी धर्मों का सम्मान है। तो यही भिन्नता है। अभी बहुत कुछ मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो आपने सरल स्वभाव शब्द में कहा, मैं सरल शब्द में अपने सनातन के बारे में। बहुत अच्छे से इन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है। इन्होंने बताया है कि आखिर सनातन क्या है और इस्लाम क्या है। तो बहुत अच्छा आपसे जवाब मिला। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप एक अपने आप को बता क्या रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे भी आपको देखा गया है, काफी आप एक्टिव रहते हैं सनातन को लेके, समाज सेवा को सबसे महत्वता दी जाए अगर तो अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप हमें अपने क्षेत्र की, जो आपका वार्ड है, उसकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? कोई 2 समस्याएं बताइए। हमारे क्षेत्र में मैं 2020 से मैं 2020 से नहीं कहिए 2015 से मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे समाज ने मुझे अपना एक छोटा सा अगुवा बनाया और मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता। उसके बाद से मेरे मन में जिज्ञासा आया कि जनता के बीच में जाऊं। तो मैं जनता के बीच में जब जाने लगा तो जनता के अंदर जो अपेक्षाएं थी मेरे प्रति, उन लोग की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी। कोई बिजली की समस्या की बात करता था, कोई मतलब जैसे जो सांसद और विधायक लेवल के लोग होते हैं
उस कार्य को लोग कर सकते हैं जो अपेक्षा लोग हमसे रखते थे। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य जो पंचायत चुनाव से हम लोगों का कोई निधि नहीं होता है कि हम लोग के लिए आप बिजली की समस्या आपका है तो आपको हम एक अपना निधि दे दें और या आप गवर्नमेंट पे दबाव बना के उस गांव में हम लोग बिजली की व्यवस्था करा दें। तो हम गांव में जब अलग अगल बगल कई गांव में गए तो देखे वहां बहुत सारी जन समस्या है, कहीं बिजली की समस्या, कहीं वो क्या बोलते हैं नाली की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, और सबसे ज्यादा समस्या जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं जिनको गवर्नमेंट की सुविधा जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इस समझिए आज के इस आधुनिक युग में जो बिना किसी बाधा के हर व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, वो चीज सबको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम ये सब चीज देखे तो हम देखे कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम जिला पंचायत की तैयारी किए, एक बड़ा कोई जनप्रतिनिधि गांव अंचल के, जैसे गांव की जो भारत की आत्मा है वो गांव है, बिल्कुल गांव में भारत की आत्मा बसती है। तो गांव में अगर मूलभूत सुविधाएं न हो तो फिर हमारा भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो भारत को विकसित बनाना है तो पहले गांव को विकसित करना पड़ेगा। तीन सब सोच को रखते हुए मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी था, तो मैं, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और भारत को 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जब गांव अगर विकसित नहीं हो पाएगा तो भारत कैसे विकसित होगा। तो हम देखे कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग चुनाव लड़ने के बाद से, जीत जाने के बाद से सामाजिक शोषण करते हैं। जनता जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो हमने देखा, और क्षेत्र में हमने सबसे ज्यादा जो आपने कहा कि दो समस्याएं बताइए जो बहुत ही, तो गांव की सबसे दो बड़ी समस्या बता दे रहे हैं। एक नाली की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी गिराने को लेकर आए दिन देखता हूँ गांव में आपस में लोग लड़ जाते हैं। पानी गिराते हैं और वो पानी दूसरे के दरवाजे पे चला जाता है तो लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो नाली की सबसे बड़ी समस्या है। और सड़क, गांव की जो सड़कें हैं वो, जैसे योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश होना चाहिए, तो गड्ढा मुक्त हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका सोच बहुत बड़ा है कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना चाहते हैं। तो गड्ढा मुक्त तो जो मुख्य मार्ग है वो तो हो जा रहा है, मगर गांव अंचल की जो सड़कें हैं, जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसको ठीक कराया जाना चाहिए, वो सड़कें देख रहा हूँ आज के इस युग में भी कच्ची हैं, गड्ढा है। जो कभी कोई प्रधान अगर बनवा दिया है, कोई जिला पंचायत सदस्य उस सड़क का खांजा करा दिया है, तो हमको लग रहा है 20-25 साल तक उस पर कोई देख ही नहीं रहा, वो एकदम टूट गया है। तो इन सब, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब समस्या को मैं दूर करने के लिए मैं सोचा कि अगर मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, तो नहीं हर जगह पूरे जनपद के गांव में नहीं, तो कम से कम मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, उस वार्ड के, उस क्षेत्र के जो गांव आते हैं, उन गांवों का तो मैं कुछ कायाकल्प कर सकता हूँ, उस गांव का विकास कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत आवश्यक है। कोई भी कार्य हो अगर हमें करना हो तो सबसे पहले शुरुआत करना आवश्यक है। तो 58 है, पहले वार्ड नंबर 61 था। अच्छा, तो अब फिर चूंकि जिले में क्या नाम है, नगर पंचायत और नगर पालिका का विस्तार हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ वार्ड कम हो गए हैं। तो अब मेरा वार्ड पडरौना दक्षिणी पूर्वी वार्ड नंबर 58 हो गया है। तो इस वार्ड की जो भी जनता है, तमाम आवाम है, सबसे इतने अच्छे विचार के साथ ये आपके सामने खड़े हैं, आपके समक्ष इतना अच्छा मॉडल इन्होंने बना के रखा है किस तरीके से विकास करना, और अधिकतर बातें यहाँ पे हुई है विकास को लेकर। तो मैं कहूंगी कि आप लोग इनके समर्थन में आए, इनका समर्थन करें, और सबका साथ सबका विकास। तो इस हमारे चैनल के माध्यम से भैया आप जो भी आपके समर्थक हैं, जो आपके सहयोगी हैं और जिनके आप शुभचिंतक हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके
फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, जितने लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इस आंगल नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि मैं इस नव वर्ष को नहीं मानता हूं और न मनाता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह थोपा गया नव वर्ष है। मैं अपने सनातन परंपरा और हिंदू शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष को ही मनाता हूं। तो फिर भी आप लोग मानते हैं तो मैं आप सब लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी संस्कृति, अपनी सनातन परंपरा और अपने हिंदू समाज का हमेशा आप लोग सम्मान करें, अपने संस्कृति का सम्मान करें, और आप लोग एक दूसरे का हर वक्त सहयोग करते रहें, और अपने अंदर से जाति पाति ऊंच नीच की भावना जो है उसको खत्म करके सभी हिंदू भाई एक साथ, एक समानता के साथ रहें, समरसता लाएं। और यही सब बातों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से सर ने हर एक प्रश्न का जवाब दिया है और एक्सप्लेन से बताया है। इन्होंने हिंदुत्व के बारे में बताया है, सनातनी के बारे में बताया है, और सबसे बड़ी बात इनके अंदर विकास की भावना है, सहयोग के बारे में बताया है। और हमको लगता है कि अगर हर व्यक्ति अगर ये सोच के चले, हमें हमारे उसके अंदर सहयोग की भावना अगर आ जाए तो 90% समस्याएं उसी दिन खत्म हो जाएंगी, अगर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज इनसे हमें सीखने को मिली। अच्छा सर, आप विकलांग हैं, उसके बाद भी इतना जैसे कि फील्ड में रहना अपने हिंदू समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, फिर अभी आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको कभी असुविधा नहीं महसूस होती? नहीं, मुझे कभी असुविधा महसूस नहीं होती है। इसलिए ये मैं समाज की नजर में विकलांग हूँ, पैर से विकलांग हूँ, मानसिक विकलांग नहीं हूँ, आपके इस विचार को मैं सलाम, दिमाग से मैं विकलांग नहीं हूँ। तो मैं यह समझता हूँ कि जब मैं किसी का मदद करता हूँ और जब उनका जब लाड प्यार और वह व्यवहार, जब मेरे प्रति उनका समर्पण आता है, जब मुझे कोई कहता है कि बोलो बाबू आपने मेरे लिए इतना कर दिया, आपका भाई ये है, तो मुझे एक ऐसा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा महसूस होता है कि जैसे मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया है। तो मैं इसमें कहीं असुविधा महसूस नहीं करता हूँ। मैं कभी आज तक अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ, विकलांग हूँ। मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देता। क्या ये जन्मजात है कि आगे चल के कोई दुर्घटना आपके साथ? मैं 5 वर्ष का था तब मुझे पोलियो हो गया, मुझे बुखार लगा था, एक डॉक्टर आया और मुझे सुई लगा दिया, बहुत ज्यादा बुखार था। तो उसमें मेरे माता पिता बताते हैं कि माता जी तो है नहीं, मतलब पहले बताते थे कि वो सुई लगाया जिसकी वजह से मुझे पोलियो हो गया। और पहले गांव में क्या था ना कि बहुत ज्यादा, मतलब समझिए तो लोगों के अंदर जानकारी नहीं था, पोलियो का ड्राफ्ट नहीं पिलाया जाता था हमारे यहाँ। हमारे घर के लोग कहते थे कि पोलियो नहीं सहता है, आडंबर में लोग थे। तो एक तरह से उसी का मैं शिकार हो गया, पोलियो हो गया। मैं 5 वर्ष का था तब। तो दुर्भाग्यवश आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप एक मतलब स्पेशल क्रिएशन है गॉड के, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रचना करके बनाया हुआ कि इस कंडीशन में भी आप इस तरह लगे हुए हैं समाज के लिए। इसके साथ ही अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी 6 जनवरी को आप एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं। नहीं, हम नहीं करा रहे हैं जी। हम एक माध्यम हैं। अच्छा। और हमारे जैसे बहुत लोग उसमें लगे हुए हैं हिंदू सम्मेलन के लिए। यह हिंदू सम्मेलन हमारा हिंदू समाज करा रहा है। अच्छा। सबके सहयोग से, सभी हिंदू समाज के सहयोग से हो रहा है। अच्छा, इस सम्मेलन का आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे हिंदू समाज में जो जाति पाति की खाई बनी हुई है, ऊंच नीच का जो भावना बना हुआ है, वह खत्म किया जा सके, कि समाज में एक समानता है। सारे हिंदू समाज के लोग यह समझे कि हम जाति एक व्यवस्था है मगर हम सभी हिंदू हैं, और अपनी संस्कृति और ये अपनी परंपरा का मतलब आगे मतलब उसको सबको बताना है। और इसमें एक सबसे बड़े उद्देश्य यह है इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे हिंदू समाज में एक संदेश देना है, हमें हिंदू समाज की बहन बेटियों को
कि लव जिहाद जो चल रहा है जी। उसमें हमारी बहन बेटियां अपना जीवन बर्बाद न करें, अपने परिवार का सर नहीं न झुकाएं, और परिवार का सर तो छोड़ दीजिए, वो अपना जान न गंवाएं। जैसे हमारे इस वीडियो को भी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें देख भी रही हैं, तो ये लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद अभी आपको बता रहा हूँ। अभी 2 लड़कियों को मैं बताया हूँ अपने पिपरा एकामपुर में, हमारे हिंदू समाज की 2 लड़कियां हैं जी। एक मधेसिया समाज की से आती थी और एक शर्मा समाज की से जी। तो उन दोनों लड़कियों को जी। ये जो जिहादी कट्टरपंथी हैं, ये उन लोगों को इस तरह से डिमोलाइज कर दिए थे, इतना ज्यादा लालच दे दिए थे, और लालच दे के उनको धर्म परिवर्तन करा के उनसे शादी करना चाहते थे। जैसे ये लव जिहाद जो है, यह एक बहुत ही घातक, मतलब समझिए हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक प्रयास है। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को बहला फुसला के प्रलोभन देके ये लोग अपने पक्ष में लेकर, और ये लोग इनका धर्म परिवर्तन करा के और इनसे शादी कर ले रहे हैं, और उसके बाद से ये लोग उनसे मतलब उनका शारीरिक शोषण करते हैं। खुद तो करते ही हैं, अपने जो अन्य दोस्त साथी या मुल्ला मौलवी मौलाना है उनसे भी कराते हैं, अगर यहाँ तक उनसे देह व्यापार तक कराने का प्रयास करते हैं, और उससे मन जब भर जाता है तो उनका कत्ल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो इससे हमारे समाज की, हिंदू समाज की लड़कियां भी कम हो रही है और हमारी संस्कृति का नाश भी हो रहा है। तो इतनी निर्दयता और हिंदू समाज की महिलाओं पे, बेटियों पे, बहनों पे इतना अत्याचार, और ये हर एक चीज जानते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या हमारी सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठाती? नहीं उठाती है, क्यों नहीं उठाती? अभी लव जिहाद के केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? क्या इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, इस पे प्रयास चल रहा है कि इस पे देखिए अभी सरकार बहुत कठोर कदम उठा रहा है, और इस लव जिहाद को कैसे पूरी तरह खत्म कर पाएंगे हम लोग, जब हमारी ही बहन बेटियां इस चीज को नहीं समझ पा रही हैं, और वो ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और अब्दुल के चक्कर में चली जाती हैं, तो सरकार कहां कहां तक रोकेगी? सरकार तो उसके लिए कानून बना ही रही है। क्या आप अगर धोखे से, अगर लड़की कह रही है कि मुझे धोखे के साथ या मुझे अपना धर्म छुपा के या मतलब जैसे भी मुझे धोखा करके अगर किए तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तो किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई के बाद भी चीजें तो लगातार बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को और कड़े कदम इस पे उठाने चाहिए? बिल्कुल, इस पे हमको लगता भी है, और ये सब बातें हम लोग अपने संगठन में उठाते भी हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो उस माध्यम से जब भी हम लोग संगठनात्मक बैठक होता है, 3 चीजों को हम लोग वहां उठाते हैं, और सरकार से हमेशा आग्रह करते हैं कि इसको मतलब इस ये जो इतना जघन्य जो अपराध है जी, इसको जड़ से खत्म किया जा सके और हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सर ने आपको बताया कि लव जिहादियों से आप लोग जितना हो सके बच के रहें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। बहुत अच्छे से सर ने अभी आपको बताया लव जिहादियों से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं भी पर्सनली अपनी सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आप लोग अपने विवेक से काम लें, और ऐसी चीजों से जो समाज की गंदगी है इससे अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आपको भी धन्यवाद।